हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एडवर्टाइजमेंट 51 की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। उम्मीद है आप में से ज़्यादातर ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा, और नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, लास्ट डेट नज़दीक ही है, अदरवाइज़ फिर आप रह जाएंगे फॉर्म भरने से। 25 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। देखिए, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो आप अपने ईमेल आईडी रेगुलर चेक करते रहिए। ईमेल आईडी पे आपको रेगुलर भेजा जा रहा है मॉक टेस्ट वगैरह। नोट्स कंप्लीट भेजे जा चुके हैं। जिनको नोट्स नहीं मिले हैं वो ज़रूर नीचे कॉन्टैक्ट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कॉन्टैक्ट डिटेल है वहाँ से पता कर सकते हैं, मैसेज वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है अभी तक, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जनरल स्टडीज़ और जो पेपर 2 है आपका ऑप्शनल पेपर, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। दोनों के टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहे हैं टेस्ट, ऐसा नहीं है कि यहाँ इंग्लिश में है ये टेस्ट तो हिंदी में नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवा रहे हैं। G20 का इनमें से कौन सा कंट्री है जो मेंबर नहीं है? G20 के मेंबर की बात करते हैं तो इसमें से जो कंट्री मेंबर नहीं है वो सिंगापुर G20 का मेंबर नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्री G20 के मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो ये मैप आप ज़रूर देखिएगा। कनाडा है, US है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है। देखिए, याद करने का एक तरीका होता है, ये नदर्न अमेरिका साइड से कौन कौन सी कंट्री है, सदर्न अमेरिका, देन फिर ये UK है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूरोप में कौन से कंट्री हैं, और यूरोपियन यूनियन भी G20 का पार्ट है, इसका हिस्सा है। कई बार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आपको, यूरोपियन यूनियन भी G20 में मेंबर है। टर्की है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया भी G20 का मेंबर है, चाइना भी G20 का, और रसिया। इंडिया, चाइना, रसिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सभी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड G20 का हिस्सा नहीं है, इंडोनेशिया G20 का हिस्सा है, पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है। सो इस मैप को आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा ज़रूर। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है, आसियान का मेंबर नहीं है, G20 का मेंबर नहीं है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। सो मिस्टेक नहीं हो, ये टेस्ट ज़्यादा मेनली फोकस है करंट अफेयर्स पे, तो आप ये मत सोचिएगा कि बाकी सिलेबस का क्या हुआ, रेगुलर करवा रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में एक मॉक टेस्ट हम है जो टॉपिक स्पेसिफिक, यूनिट स्पेसिफिक और एक फुल लेंथ सिलेबस पे करवाते हैं। यहाँ पे पूरा टेस्ट करवाते भी नहीं हैं, टेस्ट सीरीज में आपको पूरे 30 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉसिबल होते हैं अवेलेबल करवाते हैं, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में पूरे अवेलेबल होते हैं 30 क्वेश्चन। Consider the following statements: प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट मेघराज, प्रोजेक्ट आसमान। Which of the above includes e-governance through cloud computing? जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं पता है वो ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ये क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। इनमें से कौन से हैं जो e-governance में इंक्लूड है थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग? सो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट मेघराज और प्रोजेक्ट आसमान। जो प्रोजेक्ट मेघराज है ये है, इसको एक एक करके देखते हैं। प्रोजेक्ट मौसम है, ये कल्चरल मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ, जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, आर्ट कल्चर से रिलेटेड है। जो इसका एम क्या है, इसका मकसद, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का गवर्नमेंट का क्या मकसद है? रीस्टोर करना है एंशिएंट मारटाइम रूट को। और जो कल्चरल लिंक था
जो रिपब्लिक रीजन है उनके साथ जो, तो इसको डायरेक्ट समझा जाए तो जो पुराना भारत है, जो भारत की पुरानी परंपरा, पुरानी सभ्यता है, उनको रिस्टोर करना, उस रूट को रिस्टोर करना, जो रूट था एंशियंट रूट, उसको रिस्टोर करना प्रोजेक्ट मौसम का मेन एम है। और ये किसने लॉन्च किया है? इंडिया में, ये इंडिया की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है देश की, उसने इसको लॉन्च किया है। सो ये तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है। प्रोजेक्ट मेघराज की बात करते हैं। प्रोजेक्ट मेघराज है, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, फास्ट ट्रैक डिलीवरी के लिए है। ई सर्विसेज, प्रोजेक्ट मेघराज ई सर्विसेज कंट्री में उनकी फास्ट ट्रैक डिलीवरी के लिए है। इसमें ऑप्टिमम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेंड इन गवर्नमेंट। सो प्रोजेक्ट मेघराज किससे रिलेटेड है? ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट आसमान। प्रोजेक्ट आसमान है, ये किसके लिए है? ये कम करने के लिए है। क्या कम करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है? ये जो इन्फेंट रेट है, छोटे बच्चों की डेथ वगैरह, या फिर गर्भ में डेथ हो जाती है, नियोनेटल है, या फिर जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, उसको कम करने के लिए प्रोजेक्ट आसमान लॉन्च किया गया है। अब ये प्रोजेक्ट आसमान किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जो बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन है। बिल, ये वही बिल है, बिल गेट्स, और उनका ही फाउंडेशन है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इन्होंने, और जो रिलायंस फाउंडेशन है इनके साथ में, और एक टाटा ट्रस्ट, इनका है ये प्रोजेक्ट आसमान, छोटे बच्चों की जो डेथ रेट है, मृत्यु वगैरह, वो कम करने के लिए। सो ई गवर्नेंस से रिलेटेड कौन सा है? ओनली सेकंड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना आपको। सी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ? जैसा मैंने कहा, ये ज़्यादातर, ये पूरा फोकस है करंट अफेयर्स पे, तो आप इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह मत ढूंढने लग जाइएगा कि उन सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं करवाए। बोहर कमेटी, बोहर कमेटी किससे रिलेटेड है? ये कमेटी है, हेल्थ कंडीशन को एक्सेस करने के लिए एक हेल्थ सर्वे हुआ था। हेल्थ सर्वे किया गया था 1943 में। गवर्नमेंट ने कमेटी सेटअप की थी, बोहर कमेटी, और ये हेल्थ सर्वे के लिए था। ये सही है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। मुदलियार कमेटी, जो मुदलियार कमेटी है, इसको जाना जाता है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ये इसके हेड थे डॉक्टर A.L. मुदलियार। और ये कमेटी कब सेटअप की गई थी? 1962 में ये कमेटी सेटअप की गई थी, हेल्थ सेक्टर के लिए। सो ये भी हेल्थ सेक्टर से। करतार सिंह कमेटी, करतार सिंह कमेटी किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है? इस कमेटी का जो मेजर एम था वो जो इसकी पब्लिक हेल्थ सिस्टम है इंडिया में, उसको इम्प्रूव करने का था। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने का था करतार सिंह कमेटी का। सो ये तीनों कमेटी, और ये कब शुरू की थी? 1973 में कॉन्स्टिट्यूट की थी ये करतार सिंह कमेटी। ये तीनों ही पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे सपोर्ट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें से सही कौन सा है? जलकारी बाई एज ए मेंबर ऑफ नौजवान भारत सभा हेल्प्ड भगत सिंह एस्केप्ड इन डिस्गाइज फ्रॉम लाहौर आफ्टर द किलिंग ऑफ ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन पी सैंडर्स। जो जलकारी बाई है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो नौजवान भारत सभा की मेंबर थी और उन्होंने भगत सिंह को भागने में मदद की थी लाहौर से। सो इस क्वेश्चन पे देखते हैं। एक्चुअली देखिए, जो भगत सिंह को लाहौर से भागने में मदद की थी वो जलकारी बाई ने नहीं की थी, वो
सभी जानते हैं, जिनको दुर्गा भाभी बोला जाता है, दुर्गावती देवी, दुर्गावती देवी, उन्होंने मदद की थी। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। दुर्गावती देवी वाज ए सोल्जर इन रानी लक्ष्मीबाईज विमेन आर्मी दुर्गादाल। सी रोज टू बिकम वन ऑफ द क्वींस मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर। देखिए, ये जो जलकारी बाई है, ये नौजवान भारत सभा में नहीं थी, ये थी रानी लक्ष्मीबाई जो विमेंस आर्मी थी उसमें थी, जो रानी लक्ष्मीबाई की विमेंस आर्मी थी उसमें थी जलकारी बाई। और ये मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर थी रानी की, जो रानी थी उसकी सबसे भरोसेमंद एडवाइजर थी जलकारी बाई। सो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि ये जो दुर्गावती देवी है ये रानी लक्ष्मीबाई आर्मी में नहीं थी, ये किस में थी, ये थी इसमें नौजवान भारत सभा में, नौजवान जो भारत सभा है उसकी मेंबर थी ये। और इन्होंने भगत सिंह को लाहौर से एस्केप करने में मदद की थी, जब उन्होंने 1928 में जो एक किलिंग हुई थी सैंडर्स की, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था ये, इसकी किलिंग के बाद भागने में इन्होंने मदद की थी। लेकिन ये रानी लक्ष्मीबाई आर्मी में नहीं थी, ये नौजवान भारत सभा में थी। नौजवान भारत सभा का जिनको नहीं पता है, 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना भगत सिंह ने की थी 1926 में। वेलू नचियार प्रोड्यूस द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब एंड एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्मी ऑफ ट्रेंड वीमेन सोल्जर्स इन लेट 70s। ये सही है, जो वेलू नचियार है ये पहली ह्यूमन बॉम्ब थी और इन्होंने ये दिल्ली के पास में 70s में ये इस्टेब्लिश की थी। इनके हस्बैंड वगैरह का रिवॉल्यूशन बदला लिया था इन्होंने, रिवेंज वगैरह, ये सही है थर्ड स्टेटमेंट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी, थर्ड ओनली। देखिए, अगर आप जीएस और सब्जेक्ट दोनों का ज्वाइन करते हैं तो उसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है। जीएस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 दोनों ज्वाइन करने पे आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ये फिर बाद में अवेलेबल नहीं होगा ये डिस्काउंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पालन 1000। पालन 1000 क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह में तो पीडीएफ मिल जाता है। इट इज़ एन ऐप लॉन्च्ड अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फॉर पेरेंटिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। सो द प्रोग्राम इज अलाइन विद द मिशन ऑफ द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। करेक्ट कौन सा है, ये सेकंड वन करेक्ट है। ये जो पालन 1000 है ये नेशनल कैंपेन और पेरेंटिंग ऐप है एक, ये एक नेशनल कैंप है और ये एक पेरेंटिंग ऐप है। और इसको किसने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, स्टेट फॉर हेल्थ ने लॉन्च किया है। इसका पहला सही नहीं है। जो शुरू के 1000 डेज हैं उनमें बच्चे का पहले शुरू के 2 साल में उसकी लाइफ पे फोकस करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये शुरू किया है नेशनल कैंपेन और पेरेंटिंग ऐप। इसमें पेरेंट्स, फैमिली, ये सभी इसमें, इनके लिए बेसिक नीड क्या है वो सब इसमें है। बच्चे के 1000 डेज के लिए पूरा प्रोग्राम है इसमें। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, 20 का करेक्ट आंसर आएगा। ये पूछा जा सकता है पालन 1000 क्या है। सो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, ये एक पेरेंटिंग ऐप है और ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ये लॉन्च किया है इन्होंने, ध्यान में रखिएगा। रोशनी सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। ये रोशनी है, अभी चर्चा में है, किससे रिलेटेड है इनमें से। ये पहली बात तो रोशनी है, ये इंडिया का फर्स्ट है, पहला सैलाइन वाटर लेंटर है ये, जिसमें जो एलईडी लैंप है, एलईडी लैंप को पावर के लिए समुद्र का वाटर, सी वाटर से एलईडी लैंप को पावर मिलेगी इसमें। ये पहला सैलाइन वाटर लैंटर्न है, ध्यान रखिएगा।
इम्पोर्टेंट है। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उन्होंने बताया है ये कि ये पहला है इस तरीके का, इसका नाम रोशनी इसीलिए रखा है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, इसका ये भी पूछा जा सकता है कि रोशनी किससे रिलेटेड है, तो ये सैलाइन वाटर एलईडी लैंटर, इसका ज़रूर पढ़ लीजिएगा गूगल करके। ये इंडिया का पहला है जो जिसमें इस लैंप में क्या यूज किया जाएगा, सी वाटर, लैंप को पावर देने के लिए समुद्र का खारा पानी यूज किया जाएगा। और इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, इससे कौन कौन जुड़े हुए हैं। एक तो देखिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, ये इससे इस मिशन से जुड़ा हुआ है। फिर इसमें जो किस मेजर प्रोजेक्ट का पार्ट था ये था सागर अन्वेषिका। सागर जो अन्वेषिका है उसका हिस्सा है ये नोट कर लीजिएगा, सागर अन्वेषिका रोशनी उसी का पार्ट है ये। नागोर्नो काराबाख, ये रीजन ऑफन सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन, ये रीजन चर्चा में है, ये कहाँ पे है। ये एक्चुअली एक लैंडलॉक्ड रीजन है, लैंडलॉक्ड रीजन है और ये साउथ कॉकासस में है, साउथ कॉकासस में है, ये लैंडलॉक रीजन है। और ये जो है काराबाख, ये क्या है, काराबाख एक माउंटेन रेंज है। ये जो रीजन है मेनली माउंटेन और फॉरेस्टेड रीजन है और ये यहाँ पे है। 20 का करेक्ट आंसर है। इसको मैप में ज़रूर देखिएगा, बहुत से लोगों में से आप में सुना नहीं होगा इसका या पता नहीं होगा कि ये कहाँ पे है, तो इसको मैप में ज़रूर देख लीजिएगा, ये चर्चा में है अभी काफ़ी। उदार शक्ति इज ए बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच वन। देखिए जो उदार शक्ति है ये इंडिया और मलेशिया का बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, और जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स है उसके बीच में ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, द्विपक्षीय अभ्यास है। अभी ये कहाँ पे शुरू हुआ है, ये मलेशिया में ही शुरू हुआ है अभी रिसेंटली। इसमें ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें इंडियन एयरफोर्स का जो Su-30 है, सुखोई 30, और इनका है जो C-17, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, C-17 भी हमारा ही है, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बुफ्रोफेजिन थियामेटोक्षम प्रोफेनोफोस सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये टर्म चर्चा में है। ये क्या है, देखिए ये इस तरीके की 10 टर्म्स हैं, इनके नाम कहीं नोट कर सकते हैं या फिर आपको जो भी तरीका ठीक लगे इनको याद करने का देख लीजिएगा। इस तरीके के पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो भी आपके सिलेबस में है और ये पेस्टिसाइड्स हैं। अभी 10 पेस्टिसाइड्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब की, उन्होंने बैन किया है, पंजाब सरकार ने 10 पेस्टिसाइड्स। इन पे जो हायर पेस्टिसाइड है वो रिस्क था, इनमें जो बासमती राइस ग्रेन वगैरह है उनके लिए डेंजरस था, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये बैन किया है 10 इंसेक्टिसाइड्स का। सी इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज रिटन द सैटानिक वर्सेज, ये जो सैटानिक वर्सेज है ये किसने लिखी है। देखिए ये चर्चा में क्यों है थोड़े टाइम पहले, और इस तरीके का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि बुक के राइटर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, एक कहीं भी पूछ लिया जाता है। 1988 में ये बुक रिलीज हुई थी
और इस बुक में ईश नंदा वगैरह के आरोप लगे थे। और जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उस टाइम वो थे अयातोल्ला खामनोई। अयातोल्ला खामनोई ने एक फतवा इशू किया था। किसके अगेंस्ट फतवा इशू किया था? इस बुक को लिखने वाले सलमान रश्दी के खिलाफ ये फतवा इशू किया था। और अभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा न्यूज़ वगैरह में कि इन पे अटैक हुआ है कहीं न्यूयॉर्क वगैरह में। सो ये बुक लिखी है द सैटेनिक वर्सेज सलमान रश्दी ने। ध्यान में रखिएगा, ये चर्चा में है और ये करंट अफेयर्स का टेस्ट है। रिसेंटली TU-160 वाज इन न्यूज़। एक्चुअली ये है TU-160M वाज इन न्यूज़। व्हाट, ये क्या है? देखिए, ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फाइटर एयरक्राफ्ट है। जब गलवान में चाइना और इंडिया के बीच में क्लैश क्रिएट हो गया था बॉर्डर पे, उस टाइम पे चाइना ने क्या किया था, एक H-6K है जो इंडियन बॉर्डर पे लगा दिया था, बॉम्बर फाइटर एयरक्राफ्ट। हमारे पास ऐसा था नहीं कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था इसका मुकाबला करने के लिए, लेकिन अब इसको खरीदने की हम सोच रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ये इसका एडवांस है, इससे भी ज़्यादा इसमें कैपेसिटी है। और ये किसका है? ये एक तो टारगेट लैंड पे और नेवल पे टारगेट कर सकता है, एयर टू एयर क्रूज मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, एयर टू ग्राउंड बॉम्बिंग के लिए कर सकता है। इसका 2 टाइप है। 2 टाइप कौन से? स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बॉम्बिंग। ये रशिया ने बनाया है और इसका सक्सेसफुल अभी रशिया ने इसको विकसित भी किया है, इसका अनावरण भी कर लिया है रशिया ने, जो इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है। इंडिया इसको बाय करने की सोच रहा है, चर्चा में है। और इसमें एक और नाम से इसको पूछा जा सकता है, वाइट स्वान। ये भी ध्यान रखिएगा, वाइट स्वान के नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। TU-160M, TU-160 या वाइट स्वान के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? गलत कौन सा है? रिगार्डिंग द हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। दुनिया का सबसे ऊंचा ये सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज जो अभी चर्चा में है, उसके बारे में गलत कौन सा है? इट इज़ बिल्ट बिटवीन बक्कल एंड काउरी इन रईसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये रायसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? बक्कल और काउरी के बीच में। सो इसका देखते हैं ये कहाँ पे है। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, इसमें बक्कल और काउरी के बीच किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट है, ये भी सही है। इसको जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, और ये जो रेल लिंक परियोजना है इसको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। द हाइट ऑफ दिस रेल ब्रिज इज 259 मीटर अबव द रिवर लेवल, नॉट सी लेवल, रिवर लेवल। देखिए 259 नहीं है, ये 359 मीटर है। ये स्टेटमेंट गलत है। द गोल ऑफ बिल्डिंग दिस ब्रिज इज टू बूस्ट कनेक्टिविटी इन द जम्मू एंड कश्मीर वैली। ये सही है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक तो अभी इंडिपेंडेंस डे पे वो जो 13 से 15 अगस्त को शुरू किया था तिरंगा प्रोग्राम, उसमें 13 अगस्त को इसका गोल्डन ज्वाइंट किया गया था। इसका गोल्डन ज्वाइंट किया गया था 13 अगस्त को। और जिनको देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है गोल्डन ज्वाइंट वगैरह के बारे में, तो गोल्डन ज्वाइंट यही है कि इसके जो दोनों सिरे हैं, इस ब्रिज के दोनों जो सिरे हैं, उनको एक
हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट से जोड़ा गया था। ये टर्म ध्यान रखिएगा, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, इसी को गोल्डन जॉइंट बोलते हैं। ये किया गया था 13 अगस्त को, इसलिए चर्चा में है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा भी सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है। इसका नाम क्या है? चिनाब रेल ब्रिज। आपको याद करने में आसानी रहेगी, चिनाब रेल ब्रिज है ये। Who among the following was tried in the Alipur bomb case related to Indian freedom struggle? ये वैसे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मान रहे होंगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन यह भी चर्चा में है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है आपको। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी 150th बर्थ एनिवर्सरी है। बर्थ एनिवर्सरी जो स्पिरिचुअल लीडर है श्री अरबिंदो, उनकी सेलिब्रेट की है अगस्त 15 को, इंडिपेंडेंस डे को। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने ऑर्गेनाइज किए थे प्रोग्राम, और किस पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए थे? अरबिंदो की जो लाइफ और फिलॉसफी है उस पे। और कहाँ पे किए थे? देश के 75 जो प्रिजन्स हैं उनमें किए थे 12 से 15 अगस्त के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था ये 1908 में हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा अरविंदो घोष। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के अभी वर्तमान में, एक क्वेश्चन पर्सन इन द न्यूज से आता है आपके, और पर्सन इन द न्यूज में मोस्टली जो पूछा जाता है, फेमस जो पर्सनालिटी है उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। कोई प्रेसिडेंट बने हो किसी कंट्री के, या प्राइम मिनिस्टर बने हो किसी कंट्री के, या कोई आर्मी चीफ वगैरह जो फेमस हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जितने भी टच में रहिए करंट अफेयर्स के, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, रेगुलर अपडेट होता रहता है। सो ये पढ़ते रहिएगा। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है फ्रांस के? बर्नार्ड। देखिए जो ये बर्नार्ड हैं ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2016-17 में, 16-17 में। एडवर्ड फिलिप्स है। एडवर्ड फिलिप्स जो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये 2017 से और 20 तक रहे हैं। जो जीन कास्टेक्स है, जीन कास्टेक्स ये रहे हैं 2020 से और 2022 तक ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। एलिजाबेथ बॉन ये अभी मई 2022 से फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं, दूसरी महिला है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बनी है। डी इसका करेक्ट आंसर है। उंगलिल ओरुवन वन अमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? किस राज्य के मुख्यमंत्री की ऑटोबायोग्राफी है ये? उंगलिल ओरुवन। उंगलिल ओरुवन है, ये तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है। अभी रिसेंटली ये जो बायोग्राफी है इसको लॉन्च किया है। और ये किसने लॉन्च किया है? जो कांग्रेस लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। वन अमंग यू या उंगलिल ओरुवन, ये किस मुख्यमंत्री की ऑटोबायोग्राफी है? ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी की ऑटोबायोग्राफी है। सक्सम वैली, सियाचिन ग्लेशियर, पेंगोंग सो लेक, डैम चौक, ये जो हैं इनको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। सो देखिए आप इसको मैप में ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ
कि ये कहाँ पे है। पहले हम देखते हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। जो सक्सगम वैली है, सक्सगम वैली, ये वैली है यहाँ पे, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया 1963 में। ये है यहाँ सक्सगम वैली। दूसरा सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, इसके नीचे है। देन पेंगोंगसो लेक, जो पेंगोंगसो लेक है ये है पेंगोंगसो लेक, दिस वन, ठीक है, ये पेंगोंगसो लेक है यहाँ पे। और इसके बाद जो डेमचोक सेक्टर है, डेमचोक सेक्टर ये कहीं इसके भी नीचे मिलेगा, आप मैप में ज़रूर इसको मेंशन देखिएगा, ये डेमचोक सेक्टर है। जो पहले ये जून 2020 में ये चाइना इंडिया के हुआ था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 ये यहाँ पे है। ये अक्साई चीन है, इधर देखोगे आप ये गिलगित बाल्टिस्तान है, ये LOC है जो पाकिस्तान के साथ है, और ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के साथ है, और ये लेह लद्दाख है। ये सब आप देख लीजिएगा इस मैप में अच्छे से। जोजिला, कारगिल ये यहाँ पे है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे ऊपर है जो सक्सगम वैली है, देन फिर सियाचिन ग्लेशियर, देन पेंगोंगसो लेक, और नीचे ये डेमचोक। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन का, वो यही सीक्वेंस जो क्वेश्चन में दे रखा है, यही सीक्वेंस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4। देखिए सक्सगम, देन सियाचिन, पेंगोंगसो, डेमचोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना ही रखते हैं। आप जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है, अभी भी टाइम आपके पास, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज लास्ट टाइम जो मिस कर गए थे वो इस बार कुछ तो सोच रहे हैं, कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको पता है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करने से। कुछ तो ऐसे हैं जो मिनिमम मार्जिन से भी रहे हैं और उनको पता है कि उन्होंने लास्ट टाइम नहीं किया था। और देखिए हमारा थ्रू आउट सिलेबस करवाना, इसका रिवीजन करवाना, और टारगेट 25 रहता है, मिनिमम 25 क्वेश्चन आप सही कर सके एग्जाम में, यही टारगेट रहता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल, टेस्ट सीरीज़ का लिंक, आपके GS और ऑप्शनल दोनों पेपर का सब अवेलेबल है, आप चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।